बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो हमारा थर्ड बेसिक क्वेश्चन है दैट इज़ रेजिडेंशियल स्टेटस, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस के आंसर्स बेसिकली दो में से कोई एक होता है। यानी आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि वो पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। टैक्स लॉ ने तीन टाइप ऑफ पर्सनस के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस को डिफ़ाइन किया है। बाकी पर्सनस के केस में शायद ज़रूरत ही नहीं है कि वो उसको डिफ़ाइन किया जाए कि वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। सो टैक्स लॉ ने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, कंपनी और एओपी के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस को एक्सप्लेन किया है। सो रेजिडेंट इंडिविजुअल कैसे फाइंड आउट होगा, कैसे पता चलेगा कि कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नहीं है? इसका ताल्लुक सबसे पहले तो नेशनैलिटी से नहीं है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन नेशनैलिटी, इट इज़ बेस्ड ऑन फिज़िकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान। आप फिज़िकली पाकिस्तान में अगर मौजूद है नेचुरल पर्सन, तो फिर उसकी डेज़ की काउंटिंग की जाएगी कि कितने दिन वो अपने टैक्स ईयर में मौजूद था। अगर तो 182 दिन या इससे कम है तो उसको नॉन रेजिडेंट तस्वर किया जाएगा। और अगर 183 दिन या उससे ज़्यादा है पाकिस्तान में, ये ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूस पीरियड ऑफ स्टे हो, ये बिट्स एंड पीसेस में भी हो सकता है, लेकिन जो टाइम ब्रैकेट है हमारा टैक्स ईयर, उसके अंदर अगर वो 183 दिन या उससे ज़्यादा वो पाकिस्तान में मौजूद है तो हम उसको बोलेंगे कि ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो बेशक बाहर पोस्टेड अब्रॉड बाहर जॉब कर रहे हो, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, जैसे एम्बेसीज़ में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के, तो उनको रेजिडेंट ही तस्वर किया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिज़िकल स्टे इन पाकिस्तान। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जो कि एक नया इजाफा है कि अगर कोई सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, अब यहाँ पे सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान यानी नेशनैलिटी का ताल्लुक आ गया कि सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है और वो किसी एक फॉरेन कंट्री में मौजूद है, अगर तो उसका 182 दिन या इससे कम का स्टे है उस एक फॉरेन कंट्री में, तो फिर उसको पाकिस्तान का रेजिडेंट बोलेंगे आप। ठीक है। ना अब अगर वो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहता है और 182 दिन से ज़्यादा का उसका स्टे बन जाता है तो भी वो रेजिडेंट ही तस्वर होगा। लेकिन अगर किसी एक मुल्क में वो 183 दिन या उससे ज़्यादा रुक गया पाकिस्तान के अलावा, इन वन फॉरेन कंट्री, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट तस्वर किया जाएगा। Citizen of Pakistan who is not resident taxpayer of any other country will be treated as resident। इसी तरह पाकिस्तान का कोई सिटीज़न, शहरी हो, जो किसी और मुल्क के अंदर रेजिडेंट टैक्स पेयर ना हो, उस मुल्क के कानून, जिस मुल्क में वो रहता है वहाँ के कानून के मुताबिक वो रेजिडेंट टैक्स पेयर अगर नहीं है तो फिर वो पाकिस्तान में रेजिडेंट तस्वर किया जाएगा। जो इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस में ये जो इजाफा किया गया है, ये बेसिकली इसलिए भी है कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसका ताल्लुक जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम के क्वेश्चन के साथ है। सो हम जिस वक्त अपना ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम, इसमें इसका चूंकि हमने पहली वीडियो में भी बात की थी कि इसका लिंक है रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ, तो हम इसके ऊपर दोबारा देखेंगे कि ये क्या बेसिकली टैक्स लॉ ने इसके दरमियान लिंक बताया हुआ है। सो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए ये जो प्रोविजन है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु इज़ नॉट रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री, किसी और मुल्क का अगर वो रेजिडेंट टैक्स, उस मुल्क के कानून के मुताबिक वो रेजिडेंट भी नहीं है और वो टैक्स पेयर, रेजिडेंट टैक्स पेयर अगर नहीं है किसी और मुल्क के कानून के मुताबिक, तो वो रेजिडेंट तस्वर किया जाएगा। ये जो काउंटिंग ऑफ डेज़ है 182 दिन, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे हम ये डेज़ की काउंटिंग कर रहे हैं, इसके लिए इनकम टैक्स रूल्स के अंदर कुछ रूल्स बताए गए हैं। सो रूल 14 बेसिकली डील करता है कि इन काउंटिंग ऑफ डेज़ में किन किन चीज़ों को जहन में रखना है। सो काउंटिंग ऑफ डेज़ में रूल्स में बताया गया है कि किन दिनों को काउंट नहीं करना और किन दिनों को काउंट किया जाएगा। डे और पार्ट ऑफ डे इन पाकिस्तान solely by reason of being in transit between two different places outside पाकिस्तान। सो आप लेट से इंडिया से आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, लेकिन बीच में आपको पाकिस्तान में रुकना पड़ गया कुछ दिनों के लिए, तो अगर वो ट्रांजिट में है आप, तो वो जो पाकिस्तान में स्टे है उसको इस डेज़ की काउंटिंग में, जो हम 182 और 183 दिन काउंट कर रहे हैं, उसमें उसको काउंट नहीं किया जाएगा। पार्ट ऑफ अ डे शैल बी काउंटेड एज अ होल डे इन फॉलोइंग केसेस। डे ऑफ अराइवल, जिस दिन आप पाकिस्तान आते हैं, वो पूरा दिन काउंट होगा, चाहे आप 1 घंटा ही पाकिस्तान में आपका स्टे बनता हो उस दिन के हिसाब से, लेकिन वो पूरा एक दिन काउंट होगा। इसी तरह डे ऑफ डिपार्चर भी पूरा दिन काउंट किया जाएगा। अगर आप लेट से 1 घंटा ही पाकिस्तान में थे, उसके बाद आप पाकिस्तान से रवाना हो गए, तो वो पूरा वन डे काउंट किया जाएगा।
पब्लिक हॉलीडेज़ भी काउंटिंग में शामिल किए जाएंगे। लीव इंक्लूडिंग सिक लीव, holiday spent in Pakistan before, during, or after activity in Pakistan, day when activity was interrupted due to strike, lockout, delay in receipt of supplies, किसी वजह से आपको रुकना पड़ गया पाकिस्तान में इनमें से किसी रीज़न से, तो इन दिनों को काउंट किया जाएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट रेजिडेंट इंडिविजुअल कि इसके बारे में टैक्स लॉ की क्या हदायत है। सो अब हम बात करते हैं रेजिडेंट कंपनी, किस तरह से हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि कोई कंपनी रेजिडेंट है। सो कंपनी के केस में टैक्स लॉ ने बेसिकली जो फोकस किया है वो दो बेसिकली मेन एरियाज हैं। नंबर वन इज़, अगर कंपनी इंकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है, या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, ये सब कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, तो इनको टैक्स लॉ ने कह दिया कि ये तो रेजिडेंट ही होंगे, कोई और कंडीशन, नो फर्दर कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड। सिर्फ अगर कंपनी पाकिस्तान में इंकॉर्पोरेटेड है तो रेजिडेंट होगी। इसी तरह प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट तो चूँकि होते ही पाकिस्तान में। कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, अब आप ये जो इसके लिए जो शर्त है कि एक कंपनी अगर पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, पाकिस्तान के बाहर किसी कानून के मुताबिक इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो रेजिडेंट कब होगी? इफ़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर। एट एनी टाइम यानी साल में किसी भी एक वक्त भी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कंपनी के केस में कौन कर रहा होता है? ये बेसिकली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे होते हैं। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अफेयर्स को जो मैनेज करते हैं वो अपनी मीटिंग्स के अंदर करते हैं। इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अगर पाकिस्तान में हुई है एक भी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। इसका ये मतलब है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक भी मीटिंग पाकिस्तान में हो गई किसी ऐसी कंपनी की जो कि इनकॉर्पोरेटेड थी आउटसाइड पाकिस्तान, तो उसको रेजिडेंट माना जाएगा। जो कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है वो चूँकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से साबित होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का जो सबूत है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स होते हैं जो कि कंपनी सेक्रेटरी के पास होते हैं। तो उसमें वेन्यू और डेट और टाइम और पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स होती हैं, तो उससे मालूम किया जा सकता है कि क्या इस कंपनी को रेजिडेंट बोलना है या नॉन रेजिडेंट कहना है। सो एक सिंपल सी प्रोविजन है जी कंपनी के केस में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ख़ास तौर पे याद रखनी है वो ये कि बाज़ दफ़ा इसको स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं इन दो प्रोविजंस को। इस केस में आपने ख़ास तौर पे ये दिस इम्पॉर्टेंट डिफरेंस शुड बी रिमेंबर्ड वेरी केयरफुली कि अगर कंपनी इंकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान में है तो फिर उसके बेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलेशिया में सारी मीटिंग्स करे, वो रेजिडेंट ही तस्वर की जाएगी वो जो कंपनी है, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है। लेकिन अगर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान हो, उसके लिए ये शर्त है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पाकिस्तान में मीटिंग करेंगे तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी। लास्ट वन इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप्स की बात हो रही है। सो पार्टनरशिप्स के केस में टैक्स लॉ ने ही कहा है कि ये रेजिडेंट है इफ़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर सिचुएटेड होली और पार्टली। तो वो कंपनी के केस में इट वाज होली यानी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग पाकिस्तान में, और पार्टली या फिर इन पार्ट। इसका मतलब कि कोई एक पार्टनर भी आके अगर पाकिस्तान में कोई बिजनेस डील करता है और उसका कोई एविडेंस अगर मौजूद है, तो फिर इसका मतलब वो जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो जो कोई डिसीजन उसने बिजनेस का डिसीजन आके पाकिस्तान में आकर लिया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो पार्टनर का पाकिस्तान में आकर अपना कोई मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स करना उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को रेजिडेंट बना देगा। सो इसके लिए एक आसान सी प्रैक्टिस है, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे जो नोट्स होंगे उसमें तो खैर ये आपके पास अवेलेबल होगा ही ये प्रैक्टिस।
Okay, so this was about residential status. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये जो पहले तीन क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं। उसकी वजह ये है कि टैक्स ईयर आपको मालूम होता है कि आप कौन से टैक्स ईयर का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई बहस होती ही नहीं। इसी तरह टाइप ऑफ पर्सन भी बड़ा क्लियरली क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि ये कौन है, इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कंपनी है, व्हाट इज़ इट। और रेजिडेंशियल स्टेटस भी बहुत एविडेंट होता है, यूजुअली रेजिडेंट का ही क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर सर्कमस्टांसिस में नॉन रेजिडेंट का क्वेश्चन आता है आपको। सो रेजिडेंशियल स्टेटस भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको। जब आप प्रैक्टिकली किसी टैक्स सिनेरियो को फाइनलाइज कर रहे हैं तो ये दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ये जो अगले तीन सवाल ये जो अगले तीन सवाल हैं ये क्रिटिकल हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अगर एग्ज़ाम में सवाल में आ जाते हैं और आप इसमें गलती कर गए तो आपका सवाल कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, आप सारी प्रोविजंस को मिस अप्लाई कर जाएंगे। So tax regimes, geographical source of income और apportionment of deductions, very very important areas। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है before you attempt any of the taxation scenarios। So till now इतना ही। Thank you very much, take care, अल्लाह हाफिज़।